बच्चों फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने डिपॉजिटरी एक्ट का क्या पढ़ा बच्चा? इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन। अब फाइनली एक्ट पढ़ रहे, ठीक। चलिए, इन्होंने कहा इस पूरे डिपॉजिटरी एक्ट की बात करें तो इसमें ये कितने चैप्टर्स है? 5 चैप्टर्स है। हम इसका ओवरव्यू पढ़ा रहे। हम इसके क्या पढ़ने वाले बच्चा? ओवरव्यू पढ़ने वाले। सबसे पहले कोई भी एक्ट चालू होता है तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट। डिपॉजिटरी एक्ट क्यों आया? ताकि जो हमारे दो एनएसडीएल सीडीएसएल है, डिपॉजिटरीज काम कर रहे हैं, इनका मेन काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करने के बाद सारी चीजें देखेंगे ना, वो मेंटेनेंस देखेंगे ना इलेक्ट्रॉनिकली। तो डिपॉजिटरी एक्ट आया क्यों? बस अभी हेडिंग की बात करूं तो वो इसीलिए आया ताकि पूरी की पूरी ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। हो क्या रहा है बच्चा? अब इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट में इतने फ्लक्चुएशंस है तो पता नहीं चल रहा शेयर का रियल मालिक कौन है। तो डिपॉजिटरी एक्ट इसलिए आया ताकि वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन क्या कर सके बच्चा? ओनरशिप के रिकॉर्ड्स। और जो वो ओनरशिप बार बार चेंज हो रही है। क्लियर है बच्चा? चलिए, दूसरा क्या बोला? ये इन्वेस्टर को ऑप्शन देने आया। इन्वेस्टर को क्या देने आया? ऑप्शन देने वाला है कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिपॉजिटरी मोड में रखो या तो आप किस मोड में रखो? फिजिकल मोड। मैंने बोला था ना, इन्वेस्टर भगवान है भैया। सबको बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करो, लेकिन उसके पास स्टिल ऑप्शन है कि वो चाहे तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मंगवा सकता है। डिपॉजिटरी एक्ट क्यों आया? पहला, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ओनरशिप का, कौन ओनर है, ओनरशिप चेंज हो रहा है, वो मेंटेन करेंगे। दूसरा, ऑप्शन देने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिकली भी और फिजिकली। डिपॉजिटरी मोड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड। चलिए, मेकिंग दी सिक्योरिटी, ये क्या लिखे बच्चा? फंजिबल। ये वर्ड बार बार इस चैप्टर में आएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक बार अच्छे से समझ लो। फंजिबल का मीनिंग बोलो तो रिप्लेस होता है। फंजिबल का मीनिंग बोलो तो रिप्लेस होता है, समझना बच्चा। सिक्योरिटीज को मैंने बोला ये बैंकिंग की तरह है। सिक्योरिटी सिस्टम को क्या बोला? डिपॉजिटरी सिस्टम को बोला बैंकिंग सिस्टम की तरह। अगर मैं आपको बोलूं आपने मुझे कुछ नोट दिए हैं, आपने मुझे कुछ नोट दिए, मैं बैंक हूं, आपने कहा दीदी सीरियल नंबर होता है, उसमें सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो मैंने इसे सीरियल नंबर लिख दिया। आपने जो दे रखा है बच्चा वो क्या है? 1 2 3 1 2 4 1 2 5 वाले नोट डिपॉजिट करे, ठीक है, बैंक में। कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने एटीएम से जाकर क्या कर लिया? पैसे निकाले। सेम सीरियल नंबर मिलते हैं ऑब्वियसली। वो अब किसी और को चला गया। क्या बात समझ में आ रही है? आपको वैल्यू वही मिलेगी, आपको जितना चाहिए। मैंने 10,000 डिपॉजिट किया था, ठीक है, कुछ सीरियल नंबर वाले के थे, लेकिन जब आप लेने जाओगे 10,000 बैंक से ही जाके निकालोगे 10,000, क्या वही सेम सीरियल नंबर निकलेंगे? क्या आपके अकाउंट में वही सीरियल नंबर डाल दिए जाते हैं? क्या नहीं। दैट मीन्स जब मैंने पैसों को लेकर बोला तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब शेयर सर्टिफिकेट को लेकर समझो। मैं कह रही हूं कि मैंने पहले अपने शेयर जो फिजिकल फॉर्म में थे उसको क्या करवा दिया बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। मैंने आपको बोला था ना, डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस में उन्होंने उसे फाड़ कर फेंक के खत्म कर दिया है, खत्म वो सर्टिफिकेट। अब आप बोलते नहीं 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 मुझे दोबारा से रीमटेरियलाइजेशन करना है, फिर से तुम्हें क्या चाहिए? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। सेम वही वाला सर्टिफिकेट संभाल के रखा है क्या आपके लिए? आपको नया शेयर प्रिंट कर कर देगी कंपनी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने रीमटेरियलाइजेशन में पढ़ा था कि कंपनियां प्रिंटिंग चालू कर रही है, फ्रेश शेयर उठाकर देगी। क्या सेम वही शेयर मिला? क्या नहीं। बैंक में क्या सेम वही नोट मिलता है? क्या नहीं। अब चलिए बैंक का एक एग्जांपल लेते। आपने अपने लॉकर में गोल्ड को रखा, आपने गोल्ड दिया, लेकिन जब निकालने जाओगे तो सेम गोल्ड मिलेगा कि दूसरा गोल्ड देंगे? सेम मिलेगा। मतलब गोल्ड के केस में फंजिबिलिटी नहीं है, कैश में फंजिबिलिटी है। फंजिबिलिटी मतलब फंजिबल है, मतलब रिप्लेस हो सकता है, इसकी जगह आपको दूसरी चीज मिलेगी। शेयर सिक्योरिटीज को लेकर फंजिबिलिटी है। कि फंजिबल वर्ड का मीनिंग समझ में आया? अगर कहीं लिखा हुआ गोल्ड फंजिबल नहीं है तो समझ जाना ये रिप्लेसेबल नहीं है। पैसे फंजिबल है कि नहीं है चेंज हो सकते हैं। शेयर्स फंजिबल है क्या? हाँ। इन्होंने ये लिखा है मेकिंग द सिक्योरिटी, इसने ही सिक्योरिटीज को क्या किया बच्चा? फंजिबल किया। बात समझ में आ गई? फंजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट फिर से आएगा, पूछूंगी, ठीक। कंपनी के शेयर्स डिबेंचर एनी इंटरेस्ट, क्या लिखा है बच्चा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए तो फ्रीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं फटाफट। एग्जम्पशन, छूट मिल गई है। अगर शेयर्स बेच रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आप पे स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। ये घर है इसे बेचा, पैसे कमाए,
ये घर है, इसको बेचा, पैसे कमाए, स्टैम्प ड्यूटी सरकार को देनी पड़ती है। जब शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में था तो भी ये दिक्कतें होती थी, तो एक्स्ट्रा सरकार को देना पड़ रहा है। आए दिन स्टॉक मार्केट में कितने शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देते हो क्या? तो डीमटेरियलाइजेशन डिपॉजिटरी एक्ट आने के कारण क्या हो गया बच्चा, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो गई है, छूट मिल गई है। क्लियर है? फटाफट हम क्या पढ़ रहे बच्चा, हेडिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव। किसके ऑब्जेक्टिव? डिपॉजिटरी एक्ट क्यों आया, इसका पर्पस क्या है आने के पीछे? पहला क्या लिखा है, ओनरशिप के रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और जो भी वो चेंजेस हो रहे। दूसरा, इन्वेस्टर को ऑप्शन देने आया कि भैया डिपॉजिटरी मोड भी और फिजिकल मोड भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, ये फंजिबिलिटी क्रिएट करता है। आपको सेम शेयर्स मिलेंगे नहीं, जस्ट लाइक अ बैंक, सेम नोट नहीं, लेकिन गोल्ड होना चाहिए, वो फंजिबल ही होता है। ठीक है, शेयर डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल करने के लिए है। और क्यों आया ये एक्ट, ताकि स्टैम्प ड्यूटी से छूट मिल सके। ऑब्जेक्ट समझ में आया? प्रशंसा, ध्यान यही है ना, कहीं और है बच्चा? चलिए ध्यान देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस बाय डिपॉजिट। डिपॉजिटरी कुछ भी कर लो, इन्वेस्टर और कंपनी के बीच का इंटरमीडिएटर है। इंटरमीडिएटर को क्या करना है, सेबी के पास जाकर क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। अगर सेबी के पास ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब एनएसडीएल एक कंपनी है, एनएसडीएल क्या है, एक कंपनी, इन्होंने सबसे पहले अपने आप को कंपनी बनाया, फिर सेबी के पास जाकर अपने आप को क्या करवाया, रजिस्टर करवाया कि भैया हम डिपॉजिटरी का काम कर लेंगे। ठीक है, सेबी ने हाँ बोल दिया तो वो कर सकते हैं, सेबी ने ना बोल दिया नहीं करेंगे। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, उसके बिना क्या काम कर सकते हैं, नहीं। हेडिंग पढ़ो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या लेगा, सर्टिफिकेट लेगा कि भैया हम ये बिजनेस कर रहे हैं। नो डिपॉजिटरी एक्ट एज अ डिपॉजिटरी। नेगेटिव लैंग्वेज लिखी रहती है बच्चा, कोई भी डिपॉजिटरी वाला काम नहीं करेगा अनलेस क्या ले, सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखो, पहले सेबी से सर्टिफिकेट, फिर डिपॉजिटरी वाला काम चालू करो। सेकेंड पॉइंट, सेबी नॉट ग्रांट सर्टिफिकेट अनलेस एडुकेट सिस्टम या सेफगार्ड प्रिवेंट मैनिपुलेशन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। जब ये एप्लीकेशन देगा तो वो देखेगा ना इस कंपनी में क्या क्या है, इस कंपनी में क्या एडुकेट सिस्टम है, सारे सिस्टम्स है जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, क्या ये हमें सेफगार्ड दे रहा है, इनके सिस्टम इतने सेफ हैं कि ये रोक सके, किसे, मैनिपुलेशन को रोक सके। किसको रोक सके, मैनिपुलेशन रिकॉर्ड और मैनिपुलेशन ट्रांजैक्शन को रोक सके। सेबी इन सारी चीजों को एक बार देखेगा, चेक करेगा, सब बढ़िया तो सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक नहीं लगेगा तो नहीं देगा। सिंपल प्रोसेस है सर्टिफिकेट की। फिर क्या लिखा है, नो सर्टिफिकेट शेल बी रिफ्यूज अनलेस, अगर रिफ्यूज कर रहा है तो क्या देगा, एक मौका, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। कुछ अनोखी बात थी क्या, कोई भी सर्टिफिकेट लेने जाएगा सेम प्रोसेस। मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं, मैं कौन हूं, स्टॉक ब्रोकर, मुझे लाइसेंस, मुझे सर्टिफिकेट लेने जाना है, तो पहला क्या है, एप्लीकेशन चेक करेगा वो सब सही है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं करेगा, चीटिंग तो नहीं करेगा, मैनिपुलेट तो नहीं करेगा, बढ़िया लगेगा तो हाँ, नहीं बढ़िया लगेगा तो ना, लेकिन नाम बोलने से पहले अपॉर्चुनिटी। तो ये बस डिपॉजिटरी की प्रोसेस नहीं है, ये हर इंटरमीडिएट की प्रोसेस है जो डीम्ड है कि आपको बननी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? सिस्टम ठीक कर रहे हो, सिस्टम अगर गड़बड़ सेबी की नजरों में ऑब्वियसली हाँ ठीक कर सकता है, तब जाकर क्या गलतियों को ठीक करने का मौका मिलेगा, कर दोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेबी ये सब देखेगा। डिपॉजिटरी जब जाएगा एप्लीकेशन देने तो भाई सुनो, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तुम्हें कंपनी होनी चाहिए। एनी कंपनी एलिजिबल तब होगी जब उसका नेटवर्थ 1 लाख लेके मत पहुंच जाना, 1 लाख का बिजनेस है आपका। उन्होंने कहा भैया बड़े लोग आना, इंडिया में 2 ही है ना, और तीसरा कोई बन पाया अभी तक। इन्होंने कहा भैया जो हैं उनका नेटवर्थ कितना है, 100 करोड़। मतलब आज अगर हम सब मिलके सोचो चलो हम भी बनाए तो क्या करना है, पहले पैसे कितने चाहिए, 100 करोड़। फॉर्म रजिस्टर्ड, पहले एज पर कंपनीज एक्ट एक कंपनी बनेगी, ठीक है, उस कंपनी का नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए। सेबी के पास अपना एज अ डिपॉजिटरी रजिस्ट्रेशन, यही तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। फिर क्या लिखा है, अपने क्या बनाना, बायलॉज बोले तो
मेमोरेंडम आर्टिकल, मेजरली आर्टिकल की बात होती है, लेकिन मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी की तरह आपको बनाना है और सेबी को ये भी एक बार चेक करवा लेना आपका आर्टिकल सही लिखा है कि नहीं लिखा है, आपका बेसिक काम कैसे चलेगा ये देखना चाहता है सेबी। वन और मोर क्या रख लेना, कौन पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट रख लेना। फिर क्या लिखा है, एडुकेट सेफगार्ड, ऊपर पढ़ा था भी, प्रिवेंट मैनिपुलेशन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टू सेटिस्फाइड ऑफ दी सेबी। नेक्स्ट क्या लिखा है, आप तभी एलिजिबल हो जब आप तैयार हो डिपॉजिट एक्ट में जितनी बातें लिखी है उन सबका कंप्लायंसेस करोगे। लेकिन क्या बस डिपॉजिटरी एक्ट का दो मेन एक्ट थे, एक रेगुलेशन था और एक एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और सेबी के डिपॉजिट पार्टिसिपेशन रेगुलेशन 2018। और क्या लिखा है, जो भी एलिजिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, जो भी अब पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले वो सब आपको करनी पड़ेगी, तो आप एलिजिबल हो डिपॉजिटरी बनने के लिए। अभी दो ही है, तीसरी बन ही नहीं पा रही है। क्लियर है बच्चा, कंपनी बनाना है। हाँ हाँ, एक्चुअल में पुरानी कंपनीज तो 1956, लेकिन उन्होंने सबने लॉ फिर चेंज किया होगा, 13 आए तो अमेंडमेंट लाया ना, तो उन्होंने वो सारे अमेंडमेंट फॉलो किए होंगे ही ऑब्वियसली, अदरवाइज उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक, अब इन्होंने बोला कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, किसकी, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इश्यूर बोले तो कंपनी, बेनिफिशियल ओनर कौन था, जिसके शेयर्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी उन्हीं शेयर्स का क्या बनकर घूम रहा है, रजिस्टर्ड ओनर। क्लियर है, इन्होंने कहा कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, राइट्स भी और ऑब्लिगेशन। सबसे पहले इन्होंने दो नाम लिखे हैं, क्या लिखा है, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उनके बीच में क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है, पढ़ा था ना मैं, लिंक है। इन्होंने कहा कि भैया दोनों के बीच में अग्रीमेंट, डिपॉजिटरी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद वन और मोर पार्टिसिपेंट, जो उनकी तरह एजेंट की तरह, ऑब्वियसली दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगा। कुछ नहीं लिखा, चिल्लर बात लिखी है, बस प्रिंसिपल एजेंट वाला अग्रीमेंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, डिपॉजिटरी की क्या क्या सर्विसेज थी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अकाउंट ओपन करना, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, प्लेज क्रिएट करना वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्होंने कहा एनी पर्सन थ्रू किसके, बोले तो डीपी के थ्रू, मे एंटर इनटू अग्रीमेंट। अब बच्चा मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे डीमैट अकाउंट खुलाना है, ये डीमैट अकाउंट होता किसके पास है, डिपॉजिटर के पास, लेकिन कौन खुलवाता है, कौन ये सारे कार्यक्रम करवाता है, एनी पर्सन से मतलब क्या है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंटर करता है अग्रीमेंट, अकाउंट ओपन करा रहे मतलब अग्रीमेंट हो रहा है, फेसबुक में इंस्टा में अकाउंट ओपन किया है, अग्रीमेंट हुआ है तुम लोग का, उसमें जब आप अपनी आईडी बनाते हो, नाम लिखते हो, सरनेम लिखते हो, डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, एड्रेस वेड्रेस जो भी पता वता लिखते हो, और फिर यस कर देते हो, अग्री कर देते हो, टर्म्स एंड कंडीशन, घुसना कभी अंदर, अग्रीमेंट कर रहे हो, अकाउंट ओपन मतलब अग्रीमेंट। क्या बात समझ में, बस इलीगली बोल रहे। तो एक इन्वेस्टर और डिपॉजिटर के बीच में भी अग्रीमेंट हो रहा है, हाँ, लेकिन कौन करवा रहा है, डीपी। तो हेडिंग क्या लिखा है, अब डिपॉजिटरी उनको क्या देगा, वो सारी सर्विसेज देगा क्योंकि अग्रीमेंट हो चुका है। क्या लिखा है फिर, मैं इन्वेस्टर हूं, डिपॉजिटरी पास डीमैट अकाउंट खुलाया, किसकी हेल्प से खुलाया, डीपी की हेल्प से। यहां तक चीजें क्लियर है, मुझे अपनी सिक्योरिटी को सरेंडर करना है, मैं इन्वेस्टर हूं, अपनी सिक्योरिटी को सरेंडर करना चाहता हूं, कर सकता हूं, कैंसिल करवाना चाहता हूं, कर सकता हूं। बच्चा मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, इन्वेस्टर। एनी पर्सन बोले तो इन्वेस्टर, जिसने अग्रीमेंट किया है पार्टिसिपेंट के साथ, बच्चा थ्रू पार्टिसिपेंट डिपॉजिट के साथ जो अग्रीमेंट किया, वो चाहे तो सर्टिफिकेट को क्या करवा सकता है, सरेंडर, कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है। ईश्वर बोले तो कंपनी, मैंने रिक्वेस्ट भेजी होगी ना, मैंने रिक्वेस्ट किसको भेजी होगी, मैंने डीपी को बोला, डीपी ने ये बात किसको पहुंचाई होगी, डिपॉजिटर को, डिपॉजिटर ने ये बात किसको पहुंचाई होगी, ईश्वर को रिसिप्ट व सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी कि भैया कैंसिल कर दो, सरेंडर कर दो, मैं चाहती हूँ सरेंडर करना, मैं चाहती हूँ कैंसिल करना, यस और नो। मैंने डीपी को बताया, डीपी ने किसको बताया, डिपॉजिटर को, डिपॉजिटर ने किसको बताया, कंपनी को। कंपनी को जैसी इंफॉर्मेशन मिली, कौन सी इंफॉर्मेशन, कि बंदा कैंसिल करना चाहता है, तो बच्चा ऑन द रिसिप्ट सर्टिफिकेट भी रिसीव हुआ होगा, किसने दिया होगा ये सर्टिफिकेट, डीपी ने दिया होगा,
डीपी को डिपॉजिटरी डीपी को देता है क्या? सॉरी, इन्वेस्टर ने फिजिकल सर्टिफिकेट किसको दिया होगा? डीपी को। और डीपी ने फिजिकल सर्टिफिकेट किसको दिया? कंपनी को कि डिपॉजिटरी को? कंपनी को। वो डिपॉजिटरी को तो इलेक्ट्रॉनिकली बोलता है, लेकिन सर्टिफिकेट किसको देता है? तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट, ऑन द रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जैसे मिला तो वो अब क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। और उसका एक रजिस्टर्ड मेंबर था, रिकॉर्ड में से नेम, उसके रिकॉर्ड में किसका नाम लिखा था? कंपनी के रिकॉर्ड में। डिपॉजिटरी का पक्का। तो रिकॉर्ड जो सब्स्टिट्यूट इन इट्स रिकॉर्ड नेम ऑफ द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का नाम कैसे लिखा था? रजिस्टर्ड ओनर। वो भी तो हटा देगा, सरेंडर किया है भैया, सरेंडर किया है। तो कह रहा है खत्म करें हम सर्टिफिकेट, हमें नहीं चाहिए, हम आपका आप कोई ओनर नहीं है। तो जब बेनिफिशियल ओनर ही नहीं रहा तो उसके बिहाफ में रजिस्टर्ड ओनर भी कहां से रहेगा? सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया और रिकॉर्ड में से रजिस्टर्ड ओनर का नाम भी हटा दिया। क्या बात समझ में आई? पक्का बता रही। डिपॉजिटरी शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इश्यूर, इश्यूर क्या बोलेगा? हमने वो सर्टिफिकेट क्या कर दिया? फाड़ के खत्म कर दिया। नेम ऑफ द पर्सन इन इट्स रिकॉर्ड, आप भी अपने रिकॉर्ड में सब बेनिफिशियल ओनर का नाम, पूरी प्रोसेस। हेडिंग क्या है? मैं इन्वेस्टर रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनना चाहता, मैं अपने सर्टिफिकेट को क्या करना चाहता हूं? सरेंडर, कैंसिल करना चाहता हूं, सरेंडर करना चाहता हूं। मैं पहले किसको बताऊंगा? डीपी को, क्योंकि हमारे लिए तो वही है ना। डीपी ये बात किसको बताएगा? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी बात किसको बताएगा? ये हमारा इन्वेस्टर डीपी को बताएगा, डीपी डी को बताएगा, और ये कंपनी को। लेकिन फिजिकल सर्टिफिकेट मैंने इसको दे रखे हैं, और ये फिजिकल सर्टिफिकेट किसको देगा? कंपनी को। जैसे मिलेगा वो सर्टिफिकेट को कैंसिल करेगा, अपने रिकॉर्ड में से रजिस्टर्ड ओनर का नाम हटा देगा। चलो कोई बात नहीं। रजिस्टर्ड ओनर का नाम क्यों हटा रहा है? कंपनी ने बोला था मैं 1 करोड़ के शेयर इशू कर रहा हूं, 1 करोड़ में से 10 लाख के शेयर मेरे पास थे, तो मेरे 10 लाख के नाम भी तो उसी के नाम पर थे ना रजिस्टर्ड। तो कहेंगे ये 10 लाख नहीं है, अब कंपनी एनएसडीएल के नाम पर 1 करोड़ थोड़ी ना है, कितने? 90 लाख है, 90 लाख है, वो 10 लाख उसका नाम भी तो कैंसिल होगा। समझ में आ गया? क्योंकि मैं बेनिफिशियल ओनर था, लेकिन उनके रिकॉर्ड में तो क्या था? एनएसडीएल का नाम था। तो उन्होंने बोला भैया एनएसडीएल के भी तो शेयर्स कम हो गए, तो उनका नाम भी हटाओ उनका। लेकिन क्या पूरी सेटिंग है? बाकी 90 लाख के लोग तो घूम रहे हैं ना, उनका क्यों हटाया जाएगा? क्लियर है बच्चा? चलो, फिर उन्होंने कहा कि ये बात ये किसको बताएंगे? डिपॉजिटरी को बताएंगे कि हमने आपका नाम भी अलग कर दिया है 10 लाख के लिए, और बेनिफिशियल ओनर के सर्टिफिकेट भी कैंसिल। अब आप भी उस हिसाब से एंट्रीज करिए। अब ये अपना रिकॉर्ड चेक करेगा, इसकी लिस्ट में क्या था? बेनिफिशियल ओनर, वो नाम अपने में से कैंसिल, इसका डीमैट अकाउंट क्लोज, बंद, खत्म। ये किसको बोलेगा? डीपी को बोलेगा भैया काम खत्म करो, है ना? पूरा जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, अकाउंट खत्म हो गया। कल को दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। हाँ बेटा क्या दिक्कत है, अकाउंट मैंने बंद करा है, दोबारा से ओपन करवा दिया बैंक में, हो सकता है। हाँ समझ में आया? सब नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ फिजिकल के कंपैरिजन तो बहुत आसान हो चुका है बच्चा। हाँ हाँ लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ फिजिकल के कंपैरिजन तो बहुत आसान है, नहीं तो महीनों लग जाते थे। ठीक, चल नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? क्या कर रहे होंगे? बेच रहे हैं ना। मैंने प्रशंसा को अपने शेयर्स बेचे। यहां मैं क्या कर रही थी? सरेंडर, कंपनी को वापस दे रही थी कि नहीं करना, ठीक है। एवरी डिपॉजिटरी और रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, मैं अपने शेयर्स बेचना चाहती हूँ, पहले किसको बताऊंगी? डीपी को। डीपी ये बात किसको बचाएगा? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिट रिकॉर्ड मेंटेन करता रहेगा डेली डेली बेसिस पे, तो वही कर रहा है। कुछ एक ड्यूरेशन के बाद ये बात कंपनी को बताए। कंपनी को डेली डेली नहीं दिया जाएगा, कंपनी भी पागल हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखा है? एवरी डिपॉजिटरी, हर डिपॉजिटरी क्या करता है? इंटीमेशन इसको कहां से मिलता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। क्या इंटीमेशन मिलता है? कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर्स बेच दिए, ठीक है। नेम ऑफ द ट्रांसफरी अपने रिकॉर्ड में वो मेंटेन कर रहेगा एज अ बेनिफिशियल ओनर। पहले बेनिफिशियल ओनर मैं थी, अब मैं नहीं हूं। इस शेयर्स की कौन है? प्रशंसा है। क्लियर है बच्चा? पक्का? चलिए
बस अब चिल्लर है, बस ये लास्ट पढ़ा रही हूँ, फिर मार्क करोगे। हेडिंग में क्या लिखा है? इन्वेस्टर भगवान, उसकी मर्जी। इलेक्ट्रॉनिक में रखना है इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल में रखना है फिजिकल। ऑप्शन टू रिसीव, वो चाहे तो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट फिजिकल मांग सकता है या फिर होल्ड कर सकता है विद डिपॉजिटरी। कुछ नहीं, यही रिपीट मार्क किया है। ऑप्शन टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑप्ट, खत्म। यहां तक चीजें क्लियर है, मार्क करेंगे। मैम वो जो पार्टिसिपेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है बच्चा? सेक्शन 29। सेक्शन 29 किसका? कंपनीज एक्ट का, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जनरल बातें कुछ बता के रखी। उन्होंने कहा एवरी कंपनी जो भी क्या करिए बच्चा, पब्लिक ऑफर करे। वो सारी कंपनी जो पब्लिक ऑफर करिए या फिर जो भी क्लास ऑफ कंपनी, मतलब वो सारी कंपनी, एक साथ बोल दिया उन्होंने, जो पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, उनको बोल दिया भैया सुनो, उन सारी कंपनी को किस फॉर्म में शेयर्स लेके आना? डीमटेरियलाइज फॉर्म मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके लिए सारी कंपनी को अग्रीमेंट करना पड़ेगा किससे? या तो एनएसडीएल या तो सीडीएस से कंप्लाई करना पड़ेगा। साथ में क्या? डिपॉजिटरी एक्ट और रेगुलेशन बोले तो सेबी। इन शॉर्ट सारी कंपनी को क्या करना है? सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म, जिसके लिए उन्हें डिपॉजिटरी एक्ट और सेबी रेगुलेशन दोनों को फॉलो करना है। तो ये बात हम पहले से स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, बस इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। इन्होंने बोला ट्रांसफर भी हमेशा किस फॉर्म में होगा? अगर कोई बंदा नालायक, मैं फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रखती हूँ और मैं कह रही हूँ कि भैया मुझे इसे बेचना है, फिजिकल शेयर है मेरे पास और मुझे इसे बेचना है, क्या मैं बेच सकती हूँ? मेरा बेचना मुश्किल हो जाएगा, मैं बेच नहीं पाऊंगी। पहले इस शेयर को मुझे क्या करना है? डीमटेरियलाइज करना है। उसकी एक प्रोसेस पढ़ ली, अब मैं बेच पाऊंगी। साफ साफ कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, लॉ में साफ साफ लिखा है फिजिकल शेयर्स को मत बेचने देना। पहले क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर सेंड करो ना। आप देने ही नहीं देना किसी को। एनी कंपनी में कन्वर्ट इट्स सिक्योरिटी इनटू डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म या फिजिकल। कंपनी के पास तो दोनों ऑप्शन है ना, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकती है और फिजिकल भी, लेकिन ट्रांसफर हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या बात समझ में आ रही है? शेयर कैसा भी होल्ड करके रखना है रखो। आज आपने फॉर एग्जांपल मेरे पास फिजिकल शेयर थे, मुझे प्रशंसा को बेचना है, मैंने कंपनी को बोला कंपनी में बेचना चाहती हूँ प्रशंसा को, कंपनी बोलेगी नहीं बेचने की। मैं कहा क्यों? बोलेंगे फिजिकल है। पहले क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक। मैं लंबी चौड़ी प्रोसेस करूंगी, मेरे शेयर इलेक्ट्रॉनिक हो गए, अब मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से बेच दूंगी। प्रशंसा कह रही कि नहीं नहीं मुझे तो फिजिकल चाहिए, तो अब ये कंपनी से फिजिकल डिमांड करके अपने पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मंगवा सकती है। तो एनी कंपनी में कन्वर्ट सिक्योरिटी डीमैट और फिजिकल फॉर्म, लेकिन इन्वेस्टर हमारा भगवान है, सुपरमेसी है, सुप्रीम है, चॉइस है उसके पास वो फिजिकल रखे या फिर डिपॉजिट, लेकिन बेचना हमेशा क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। दैट्स इट। समझ में आया? हाँ बच्चा, अब यहाँ पे टॉपिक ओवर होता है। क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्टिफिकेट बोलो, डॉक्यूमेंट बोलो। उन्होंने कहा विच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल, कौन कौन सी सिक्योरिटीज जो डीमैट फॉर्म में होती है? सारी, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, इक्विटी प्रेफरेंस, पार्टली, बॉन्ड, कमर्शियल, सब होगी ना। बच्चा पूरा अच्छे से रीड करो। इन्होंने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड अनलिस्टेड प्राइवेट प्लेसमेंट, चाहे वो शेयर लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो, प्राइवेटली दी उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सब आज की डेट में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इफ दे हैव बीन एडमिटेड विद द डिपॉजिटरी, अगर डिपॉजिटरी के पास आया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते। कौन कौन से नोट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चा? 5 रुपए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं जा सकते क्या? 10 रुपए नहीं जा सकते क्या? सब। ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने। सारे पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सारे शेयर, सारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जनरल क्वेश्चन पूछा है, दैट्स इट। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? कर क्या रहे? ट्रांसफर कर रहे। कुछ कंडीशन बोली थी ट्रांसफर करने की, बस यही है, खत्म। अगर शेयर्स बेचना है तो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, एक कंडीशन है, बेचेंगे तो बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में।
मैं प्रशंसा को बेचना चाहती हूँ फिजिकल में, कंपनी बोल रही रिस्ट्रिक्ट है, प्रोहिबिटेड है क्या? बेचना प्रोहिबिटेड है? बेचना प्रोहिबिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड मतलब बेच नहीं सकते, अरे बेच सकते हैं लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन मतलब हमारी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट। रीड करो, सभी ने साफ साफ अमेंडमेंट कर रखा है और बोल रखा है, क्या बोल रखा है? डिसअलाउ। लिस्टेड कंपनी को साफ बोलते हैं भाई सुनो, शेयर्स अगर बेच रहे हो और फिजिकली बेच रहे हो तो हमारी तरफ से क्या है बच्चा? डिसअलाउ। हम आपको फिजिकल शेयर बेचने नहीं देंगे। शेयरहोल्डर हु कंटिन्यू फिजिकल, जिसके पास है फिजिकल फॉर्म, नॉट लॉस द शेयर विद द कंपनी, या फिर कंपनी के बदले में कौन काम करोगा? कौन होता है? रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। फर्दर ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करने देंगे हम आपको। आपको साफ साफ बोल दिया है नीड टू कन्वर्ट डीमैट, जो समझा है बस वो लिखा है। बच्चा यहां तक समझ में आगे वाले बोलो, फिर ना कुछ मार्क है, ध्यान से रीड करो। ओनली द रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस होता है। ट्रांसमिशन, वेरी गुड। पापा हमारे क्या है? पापा है क्या है बच्चा? शेयर होल्डर है। पापा की डेथ होती है तो बच्चों को मिलती है, तो ये ट्रांसफर नहीं किया पापा ने खत्म हो गए, दैट इज ट्रांसमिशन। ओनली द रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। और दूसरा क्या लिखा है? समझना, ट्रांसमिशन समझ में आ गया? ट्रांसमिशन मतलब बाय लीगली, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ने आपको ट्रांसफर करवाया क्योंकि फादर की डेथ हो गई है ना, तो ये ट्रांसमिशन होना ही पड़ गया बाय द लॉ, लॉ ने ये करवा दिया। ठीक है, अब मैं आपको समझा रही हूँ ट्रांसपोजिशन। रॉकी सर और मैं दो जॉइंट होल्डर है, रॉकी सर और मैं दो जॉइंट होल्डर। मैंने आपको बताया है जिसका पहले नाम होता है उसी के अकाउंट में डिविडेंड आता है, उसी को सारी प्रेफरेंस दी जाती है, सब कुछ। मैंने बोला कि अब मेरा नाम हटा दो, मैं बिजी हूं, किसका नाम आगे कर दो? रॉकी सर का। तो हमने अपनी पोजीशन को क्या किया? स्विच कर लिया, चेंज कर लिया। तो जब हम पोजीशन चेंज करते हैं दैट इज ट्रांसपोजिशन। समझ में आ गया? तो उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन वाला केस और कौन सा वाला केस? ट्रांसपोजिशन। सिक्योरिटीज इन द फिजिकल फॉर्म एक्सेप्टेड बाय द लिस्टेड कंपनी। इन्होंने कहा ट्रांसफर करने में क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है। ट्रांसमिशन करने में और ट्रांसपोजिशन करने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सारे काम फिजिकली हो सकते हैं क्योंकि पापा का जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा बेटा कंपनी में जाकर फिजिकली पहुंच जाए। ट्रांसपोजिशन को भी क्या बोल दिया? नाम ही बस इधर उधर करना है, तो ये भी आप क्या कर सकते हो बच्चा? फिजिकली कर सकते हो। इनके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं है लेकिन इनके पास, रुक जाओ, ज्वाइंटी में हो तो इसमें हो ही नहीं सकता ना। मैं ही अकेला शेयर होल्डर हूं, मेरी कहां पोजीशन जाएगी? ये कब होगा? हमेशा ओनली ज्वाइंट होल्डिंग में। ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा कि अगर ट्रांसपोजिशन में आप दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक करना है इलेक्ट्रॉनिक करो, लेकिन आप चाहते हो फिजिकल तो ये दरवाजा आपके लिए खुले हुए। दरवाजे पर फिजिकल के लिए किसके लिए हैं? ओनली फॉर ट्रांसफर, मतलब ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन में फिजिकली आप कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफर को लेके ओनली 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 इलेक्ट्रॉनिक। कॉन्सेप्ट क्या ले रहा है? पक्का? अमेंडमेंट विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा है? फ्रॉड जितने हो रहे हो, कर्बिंग मतलब कंट्रोल करना। मैंने आपको बताया ना कितने नाटक हो सकते हैं, मैं गलत गलत सर्टिफिकेट भी तो बना के पहुंच सकती हूँ फिजिकली। इन्होंने कहा फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफर में सारे अमेंडमेंट लाए गए। क्लैरिटी है? पक्का? तो रिस्ट्रिक्शन समझ में आया? ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन में नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? रिक्वायरमेंट विद दी, कौन होता है ये? प्रमोटर स्टार्ट करता है, आइडिया लेके आता है, चलो इस टाइप की कंपनी बनाते हैं। प्रमोटर ग्रुप मतलब पूरे प्रमोटर का ग्रुप, 10 प्रमोटर है भाई, प्रमोटर का ग्रुप। ठीक है, प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होंगे तो बाकी शेयर से क्या उम्मीद करे? तो सबसे पहले तुम्हारे शेयर हमेशा क्या होने चाहिए? तब हम बाकी के मेंबर से गुंजाइश करेंगे ना इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करो। तो साफ साफ बोल दिया है हर लिस्टेड कंपनी को 100% किसके? प्रमोटर के, प्रमोटर ग्रुप को क्या करना है? डीमैट। अगर आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में नहीं है, बाकी शेयर से उम्मीद नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट सीधा सा बोल दिया प्रमोटर तुम्हारे सर पे तो बर्डन है, तुम्हें अपने सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने। क्या ले रहा है बच्चा?
चिल्लर पॉइंट था। नेक्स्ट हेडिंग बस बताओ क्या लिखे। फंजिबिलिटी बोले तो फिर सिक्योरिटीज क्या होते हैं, फंजिबल होते हैं। पैसा क्या होता है, फंजिबल होता है। गोल्ड होता है क्या, सिक्योरिटीज हेल्ड डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी फॉर्म में है। ये क्या होते हैं, फेंजिबल होते हैं। फेंजिबल का मीनिंग क्या बोल दिया, इंटरचेंज, मतलब दूसरी शेयर्स मिलेंगे, जैसे पैसा दूसरे नोट मिलेंगे, भले 10,000 मिलेंगे लेकिन नोट आपके दूसरे होंगे, ठीक है। लॉस द राइट ऑफ ऑब्टेन एग्जैक्ट सर्टिफिकेट, नहीं मिलेगा। ये जो राइट होता है ना एग्जैक्ट सर्टिफिकेट मिलने का, ये राइट आपका लॉस हो जाएगा, मतलब मिलेगा ही नहीं। एग्जैक्ट नोट मिलते हैं क्या, नहीं, तो एग्जैक्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। इट इज लाइकली टू विड्रॉ मनी, अगर आप पैसा मांग रहे, उन्होंने एग्जाम्पल देके पैसे से ही समझाया है, फ्रॉम द बैंक, बैंक से अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो विदाउट बॉदरिंग अबाउट दी, तो जो नंबर होते हैं सेम नंबर नहीं मिलते, बस समझाने के लिए बताया। क्लैरिटी है, सेम बात है, पक्का। चिल्लर चिल्लर बातें हैं। राइट्स ऑफ डिपॉजिटरी और बेनिफिशियर, बच्चा अब मुझे बताओ मीटिंग में कौन आएगा, रजिस्टर्ड ओनर की बेनिफिशियर? चलो मीटिंग में आके वोट कौन करेगा? मान लो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए दे दिए, ये 2 रुपए कौन पे करेगा? मतलब डिपॉजिटरी का कोई राइट, कोई ऑब्लिगेशन, रजिस्टर्ड ओनर नॉट एनी वोटिंग राइट, बेनिफिशियल ओनर एंटाइटल ऑल राइट्स बेनिफिट और, सिंपल बातें। नेक्स्ट हेडिंग, राइट्स लिखा है, रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मेंटेन रजिस्टर डिपॉजिटरी, कुछ नहीं इंडेक्स, है ना। हेडिंग देखो, प्लेज हाइपोथिकेशन एक ही बात है, प्लेज और हाइपोथिकेशन एक ही बात, तुम्हारे लिए तो एक ही बात है। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, उस सब्जेक्ट में माइनर डिफरेंस, बच्चा समझ जाए। डिग्री वर्ड सुना है, डिग्री मतलब डिग्री पास होना, मतलब ऑर्डर पास करना, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होती है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया है, हमेशा समझो ऑर्डर, सेम प्लेज और हाइपोथिकेशन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अभी तुम लोग को ये जानने की जरूरत नहीं है। अभी बस ये समझो, प्लेज करना, हाइपोथिकेट करना, मॉर्गेज करना, गिरवी रखना, नहीं नहीं नहीं, वो हाइपोथिकेशन सिचुएशंस होती थी ठीक है, ये हाइपोथिकेशन क्या है, गिरवी रखने वाला। एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, पढ़ा था। हाँ, अभी सबका, इन सबका मतलब हाइपोथिकेशन सिचुएशन अलग होती है, उसमें मत जाना। प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, है ना, सिक्योरिटीज रखना, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये सब मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। क्या हम शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को, डिपॉजिटरी मोड वाले शेयर्स को प्लेज क्रिएट कर सकते हैं, मॉर्गेज में रख सकते हैं? हाँ, हमने तो डीपी के काम ही पढ़ा था ना कि वो क्या करेगा, प्लेज क्रिएट, तो मतलब कर सकते हैं। बेनिफिशियल ओनर पहले अप्रूवल ले ले, किससे? किसी पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, लेकिन डिपॉजिटरी परमिशन लेगा थ्रू डीपी, हमेशा ये लिखना है, सारे काम डिपॉजिटरी, लेकिन थ्रू डीपी, थ्रू डीपी क्या कर रहा है, क्रिएट या फिर हाइपोथिकेशन। एवरी बेनिफिशियल ओनर गिव इंटीमेशन, इंटीमेट करना मतलब बताना, क्या बताना कि प्लेज क्रिएट हो रहा है, हाइपोथिकेट क्रिएट हो रहा है, जो डिपॉजिटरी के पास क्या रखे है, शेयर्स रखे, ताकि डिपॉजिटरी क्या कर सके, अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर सके कि भैया इसको बेचने अब नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, इन शेयर्स को गिरवी रखा है, अब गिरवी रखा तो आप बेचोगे नहीं। डिपॉजिटरी एंट्री कर देगा, एनी एंट्री इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी शुड बी एविडेंस ऑफ द प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। होता क्या है बच्चा, फिजिकली तो हम सर्टिफिकेट देकर आ गए, अब तो बेच नहीं सकते, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक का क्या प्रूफ है, तो इलेक्ट्रॉनिक के प्रूफ में क्या हो जाएगा, जो डिपॉजिटरी ने अपनी बुक एंट्री कर रखी होगी उसमें लिखा होगा कि भैया इतने लाखों के करोड़ों के शेयर्स क्या है बच्चा, प्लेज क्रिएट करके रखे, वो एंट्री प्रूफ में दिखा दी जाएगी। ये एंट्री एक तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, तो ये ऑनलाइन प्रूफ दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में हम क्या प्रूफ दिखाएंगे, उन्होंने कहा डिपॉजिटरी ने जो रिकॉर्ड बुक में एंट्री कर रखी है वो ये एज एविडेंस यूज होगा, कल को अगर उसने बेच दिया या कुछ भी किया। क्लियर है बच्चा?
नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, चिल्लर चिल्लर हेडिंग है, फर्निशिंग और इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, ये क्या लिखा है, पहले रिकॉर्ड पूरे मेंटेन कौन करता है, डिपॉजिटरी, बीच बीच में पूरा रिकॉर्ड किसको दिया जाएगा, इश्यूअर को भी तो दिया जाएगा। तुम्हारे मेंबर्स बदल गए, अब बदल गए, तो बच्चा डिपॉजिटरी फर्निश करेगा इश्यूअर को इंफॉर्मेशन अबाउट दी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एट सच इंटरवल और सच मैनर जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो। अब बच्चा डेली डेली नहीं देगा, डिपॉजिटर भी डेली डेली मेंटेन कर रहा है, कंपनी भी, तो कंपनी ने डिपॉजिटर को ये काम ही क्यों दिया, एक इंटरवल होगा कि भैया 1 महीने का रिकॉर्ड दे दो, 2 महीने का, क्वार्टरली रिपोर्ट दे दो, हाफ ईयरली दे दो, समझ रहे हो, तो वो इस तरीके से होगा। क्या है वो रिपोर्ट का इंटरवल होने का, जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा, कोई अभी फिक्स नहीं, चिल्लर बात थी वैसे। हेडिंग बस बताओ, शेयर होल्डर सुप्रीम है, उसके पास ऑप्शन है या तो डिपॉजिटरी मोड या तो फिजिकल मोड, पढ़ा है ना, तो रिपीट है, तो मैंने रिपीट ही लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, कुछ सुना सुना लग रहा है ये एक्ट, मैंने भी एग्जाम्पल दिया, बैंक से मैंने लोन लेना है, बैंक ने बोला कौन सी बिल्डिंग रख रहे हो, कौन सी जमीन, मैंने कहा नहीं है ये सब, मेरे पास शेयर्स है, शेयर्स क्या कर दूं, गिरवी रख दूं, मॉर्गेज कर दूं, उसने बोला हाँ, तो उन्होंने कहा भैया एक एक्ट है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, इन्होंने कहा भैया एज अ प्रूफ दिखाया जाएगा ना, तो ये कानून है जो लगता है, आपको बस याद रखना है, बैंकर्स का एक बुक एविडेंस एक्ट है, कानून है जो एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल है, डिपॉजिटरी, क्योंकि डिपॉजिटरी भी तो बहुत सारे प्रूफ मेंटेन कर रहा है ताकि वो कल को बैंक को दिखाई सके। क्लियर है, चिल्लर पॉइंट था। हेडिंग देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, डिपॉजिट टू इंडेमनिटी लॉस इन सर्टेन केसेस, डिपॉजिटरी बुक पूरा मेंटेन कर रही है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, गलती हो गई उनसे, मेरे शेयर्स को प्रशंसा के नाम पे कर दिया, प्रशंसा के शेयर्स को नम्रता के नाम पे कर दिया, नम्रता की मानसी के नाम पे कर दिया, इंसान है गलतियां तो कर ही सकते हैं, इधर उधर हो गया। अगर डिपॉजिटरी की कल को गलती पाई जाती है तो वो सारे के सारे लॉस का कंपनसेशन देगा। इंडेमनिटीफाई मतलब कंपनसेट करना, क्या ये बात समझ में आ रही है, कुछ वर्ड याद आया, वर्ड का अगर मीनिंग पता है तो सब निकाल लोगे। डिपॉजिटरी जो भी उसकी गलती कारण क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कंपनसेशन देगा, किसको, इन्वेस्टर को जिसका नुकसान हुआ है। बस एक बार इसे रीड करने का, ठीक है। आओ एक बार रीड करें, लॉस किसको हुआ, लॉस बेनिफिशियल ओनर को, क्यों हुआ, नेग्लिजेंसी ऑफ डिपॉजिट या फिर उसका एजेंट पार्टिसिपेंट, तो बोल दिया इंडेमनिफाइड बाय द डिपॉजिट, विद द लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ द पार्टिसिपेंट तो इंडेमनिफाइड बाय डिपॉजिट, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, एजेंट की गलती के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल, तो राइट टू रिकवर दी सेम, बाद में वो डिपॉजिटरी से तो पार्टिसिपेंट से तो वसूल कर लेगा, लेकिन अभी तो तुरंत में देगा। याद करो, मालिक नौकर, नौकर ने बाजू वाले से झगड़ा कर लिया, उसको कोई सामान तोड़ फोड़ दिया, मालिक अभी पैसे दे देगा, लेकिन नौकर की सैलरी से काट लेगा, काटना ही चाहिए ताकि बार बार ना करे, ठीक है। तो बस ये बात समझ में आई, पहले बताओ पक्का, चलो मार्क कर लो बच्चा। बच्चे बस अभी हेडिंग देखो, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ा भी नहीं रही हो। क्या लिखा है, सेबी की पावर सेम पावर है, क्या लिखा है, सेबी की पावर क्या है, इंफॉर्मेशन इंक्वायरी कर सकती है, सेबी की पावर क्या है, क्या दे सकती है, डायरेक्शन, क्या बना सकती है, रेगुलेशन, ये थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी, इसका टेंशन मत लो। हेडिंग देखो क्या लिखा है, पेनल्टी एडजुडिकेशन, बस नाम दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, नाम, पेज नंबर लिखो फटाफट, पेज नंबर 23 पेज नंबर कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर। ये पेनल्टी के बस नाम देखो, बस फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, फेलियर टू एंटर अग्रीमेंट, ब्रोकर को अपने क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट करना होता है, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंस, कुछ याद आ रहा है, डिले डीमटेरियलाइजेशन, भैया सर्टिफिकेट, फेलियर टू रिकाउंसिल रिकॉर्ड्स, फेलियर टू कंप्लाई डायरेक्शन बाय दी सेबी, रिपीट है, कॉन्ट्रावेंशन, क्या लिखा है, कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं है, तो उसके लिए पेनल्टी क्या थी,
और मैक्सिमम बाकी 1 2 3 4 5 6 इसको छोड़कर क्योंकि इसकी क्या है, जहां कोई पेनल्टी नहीं है वहां ये पेनल्टी, और बाकी सबकी नीचे पेनल्टी दे रखी है। अब वो पेनल्टी भी एक बार रीड करो, क्या लिखा है देखो, पर डे। समझ में आया? पूरा रिपीट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, भैया देख लेना 2 3, ठीक। अब बच्चा पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंडक्ट बिजनेस इन अ फेयर मैनर, जरा पेनल्टी देखो क्या लिखा है, लाइबल टू पेनल्टी 5 करोड़, क्या लिखा है, मिनिमम कितना है 5, मैक्सिमम क्या है 25, या फिर ये भी पड़ी है गलत तरीके से, समझ में आया? अब बच्चा नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखा है, सेबी क्या करती है, खुद भी कर सकती है और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, पेज 21 और 18 दोनों में सबका पूरा का पूरा मिलेगा, समझ में आया? लिख भी दिया इन्होंने, भैया देखो डिपॉजिटरी एक्ट सेम किसकी तरह है, लेसन 2 में जो पढ़ा है, इन्होंने कहा अब हम फिर से नहीं बताएंगे। अच्छी बात ये है इस चैप्टर की, ध्यान दो इधर मानसी, इतना ध्यान दो, अच्छी बात ये है इन्होंने बोल दिया ना डिपॉजिटर से भी क्या है एकदम सेम है। यहां लिखा है कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनी, कुछ ज्यादा रहा है, कॉग्नाइजेशन, कंपोजिशन, स्पेशल कोर्ट सब सेम है, इन्होंने कहा बस हम नाम बताएंगे। अपील, रिवीजन, सेट सब इन्होंने कहा हम बताएंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि सेबी एक्ट में पढ़ चुके हो, क्योंकि रिपीट है, समझ में आया? ऑफेंस लिखो पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, कुछ अगर याद हो, कॉन्ट्रवेंशन, अबेट, एनी रूल्स रेगुलेशन, इंचार्ज ऑफिसर, वो चाहे तो बच भी सकता है, याद आया कंपनी ने किया तो, वेरी गुड। कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनी कुछ याद आया, पेज नंबर 28, वेरी गुड। इंचार्ज, ड्यू डिलिजेंस विदाउट हैविंग नॉलेज, कॉग्नाइजेशन ऑफिस बाय कोर्ट, पेज नंबर 28 कुछ याद आया, कोर्ट डील कर सकता है, तो कौन करता है, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन बोले तो सेटलमेंट, याद आया, वेरी गुड वेरी गुड। इम्प्रिजमेंट ओनली या फिर विथ इम्प्रिजमेंट ऑल्सो, इनको मिलता नहीं है, इनको ऑपोजिट वालों को मिलता है। पेज नंबर 28 रिपीट है, मैं कर लो, बड़े आगे चलिए। मिसलेनियस प्रोविजन कुछ नहीं, इसमें तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, उसने ये लिखा है कि भैया सेबी एक्ट में सेम है, बचा बुचा। मिसलेनियस जो कुछ भी पढ़ा था वो भी इधर कॉपी पेस्ट। अब इन्होंने कहा भैया सीजी की भी पावर, बच्चा सबसे पहले अगर मैं पावर की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले सीजी की पावर पढ़ी थी, सेबी की पावर पढ़ी थी, फिर सैकरा की, सैकरा बोल रही हूं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब ये चैप्टर कौन सा है, डिपॉजिटरी, इसमें सीजी की पावर होगी, सेबी की पावर होगी और डिपॉजिटरी की पावर। अभी मैंने आपको सेबी की पावर दिखाई, सेम दिख रही है, लेकिन एक बार मुझसे तो रीड कराऊंगी, अभी वो छोड़ा हुआ है, अभी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, सीजी की पावर पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं है, चिल्लर क्वेश्चन है। फिर किसकी पावर है, डिपॉजिट। तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, मैं क्या पढ़ाऊंगी, सेबी की पावर, सीजी की पावर और डिपॉजिटरी की पावर, सब एवं वाली पावर है, ठीक है। चलो यहां पर बस बच्चा मैंने रिपीटेशन वाले सब मार्क करवा दिए, बाकी जो भी है वो अब हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारी सभा होती है बच्चा ओवर, क्लियर है।